गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सेकंड यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्यिकी का अध्ययन करेंगे। कल की जो क्लास संपन्न हुई थी उसमें पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और पहली यूनिट की जो 4 लेसन है वो 4 लेसन अपन ने पूरे करा दिए हैं। आज यूनिट सेकंड लेसन नंबर 5 पांचवा, इसका पार्ट फर्स्ट, पीरियड फर्स्ट। आज लेसन नंबर 5 जो सेकंड यूनिट है ना, ये कहलाती है पादप कार्यिकी। इसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? प्लांट फिजियोलॉजी। और लेसन नंबर जो 5 है, जो 5वां लेसन है, उसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशन, पादप जल संबंध। लेसन नंबर 5 पादप जल संबंध। ये जो यूनिट है ये मार्किंग की दृष्टि से, क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस यूनिट का अध्ययन आपको बड़ी सरलता से ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करना है। इस यूनिट में लेसन नंबर 5 प्लांट वाटर रिलेशन को आज प्रारंभ करते हैं। यहां एक वर्ड दे रखा है जल और एक वर्ड दे रखा है प्लांट्स। सबसे पहले तो ये देखें कि अपने पास जो वाटर होता है ना, जल होता है ना, इसको भी आप जानते हो, और जो प्लांट्स होता है इनको भी आप जानते हो। ये जो जल है ना, ये जैविक तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या? महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए जो जल है, ये जल सभी जीवों में जैविक क्रिया को संपन्न कराने में सहायक होता है। जीवों में जो जैविक क्रिया संपन्न होती है, उन जैविक क्रियाओं के लिए जल एक महत्वपूर्ण क्रियाशीलता दर्शाता है। यदि अपन किसी जीवद्रव की बात करें तो जीवद्रव का जो टोटल भार होता है ना, उसका लगभग 90% जल पाया जाता है। लेकिन यदि डोर्मिनेंसी बीज की बात करें, जिनको अपन प्रसुप्ति बीज कहते हैं, यदि अपन उनकी बात करते हैं तो उनमें केवल 10% जल पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, जो जल होता है ना, ये सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। इसीलिए सबसे पहले अपन जल के बारे में एक दो कोई पॉइंट्स देख लेते हैं। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। नॉर्मली जल के बारे में कोई 2-4 पॉइंट्स अपन लिख देते हैं और उसके बाद में अपन इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। यदि अपन इसके बारे में यदि बात करें, इसमें ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, परमेबिलिटी है, मतलब विसरण है, परासरण है, पारगम्यता है, जीवद्रव कुंचन है, विकुंचन है, इन सब का अध्ययन अपन क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में अपन इन सब का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन आज लेसन को स्टार्ट करते हैं।
और लेसन को स्टार्ट करते हुए कुछ जल के पॉइंट्स अपन लिखते हैं। कुछ जल के पॉइंट्स हैं, इनको अपन स्टार्ट करते हैं। ये तो आपने सुना होगा, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। सभी सजीवों में जल द्वारा जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। जल जैविक तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसी कोशिका में जीव द्रव के कुल भार का लगभग 90% जल उपस्थित होता है। कितना होता है? 90% जल उपस्थित होता है। प्रसूति बीजों में लगभग 10% जल उपस्थित होता है। जल उदासीन होता है, जिसका पीएच लगभग 7 होता है। ये है एक अच्छे विलायकीवादी, ये एक अच्छे विलायकीवादी कार्य करता है। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जल के बारे में, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स आपको लिख दिए हैं। वैसे तो जल की यदि अपन देखें तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अपन को यहाँ तो केवल एक नॉर्मल बात ये करनी है कि प्लांट्सों में किस प्रकार से क्रियाशील होता है और जैविक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जल किस प्रकार से महत्वपूर्णता दर्शाता है। जल की कुछ इम्पोर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि यहाँ तक लिखा, इनको नोटबुक में इसको कंप्लीट करना है, लिखना है या इसके बाद में लिखो। इसके बाद पॉइंट डालिए। पॉइंट डालिए जल की विशेषताएं।
सार्वत्रिक विलायक, अभी भी मैंने कहा था कि सबसे अच्छे विलायक के रूप में क्या करता है, ये कार्य करता है। ध्रुवीय प्रकृति, इसमें क्या पाई जाती है, इसमें ध्रुवीय प्रकृति पाई जाती है। हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, क्या पाई जाती है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा पाई जाती है। ध्यान रखिए, जल का जो घनत्व होता है ना 4 डिग्री पर सर्वाधिक होता है। कितना होता है, 4 डिग्री पर सर्वाधिक जल का घनत्व होता है। इसलिए 4 डिग्री पर क्या दर्शाता है, ये विशिष्ट घनत्व या उच्चतम घनत्व दर्शाता है। इनमें सेसंजन आसंजन आसंजन में सेसंजन का गुण ये कुछ शॉर्ट में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं। ये प्रॉपर्टीज किसको दर्शाती हैं, जल को दर्शाती हैं। इसीलिए ये पहला जो पॉइंट्स अपन ने नॉर्मली बात की थी किसके बारे में, जल के बारे में, और ये जल की कुछ पॉइंट्स और विशेषताएं मैंने आपको लिख दी है। इसके बाद में आगे आज के जो टॉपिक है उस टॉपिक को अपन प्रारंभ करते हैं। डिफ्यूजन, इसको हम क्या कहते हैं, विसरण। जहां से लेसन है ना, ये पॉइंट्स प्रारंभ होता है। सबसे पहला जो डिफ्यूजन अपन पढ़ रहे हैं, विसरण जो पढ़ रहे हैं, ये किस प्रकार से होता है, विद एग्जाम्पल। इसी कुछ प्रॉपर्टीज है वो बताएंगे, इसका इम्पोर्टेंस बताएंगे। ये जो विसरण है इसको आपने नॉर्मली भाषा में सुन भी रखा होगा, पहले छोटी क्लासों में भी पहले इसका अध्ययन किया जा चुका है। लेकिन मैं आपको एक इतना सा बता देता हूं, नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले अपन घर में, सबके घर में सुबह और लगभग शाम के दौरान घर में पूजा की जाती है सबके घर में। और जब हम पूजा करते हैं तो हम धूप बत्ती जोड़ देते हैं। जिस कमरे में या पूजा घर में धूप बत्ती जलाई जाती है वो धूप बत्ती की सुगंध कुछ ही पल्स में, कुछ ही देर में पूरे कमरे में फैल जाती है। यहाँ तक अपन बाहर बैठे हैं तो वहां तक भी खुशबू आ जाती है। ये क्या है, मिश्रण है। अंधेरा हुआ, लाइट गई, आपने टॉर्च जोड़ी, फोन का फ्लैश जोड़ा, प्रकाश उत्पन्न हुआ, क्या है, विसरण है। इसलिए आपको विसरण में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एक नॉर्मली एग्जांपल, कहीं से अपन गुजर रहे हैं और कहीं कोई प्रोग्राम हो, आपको स्वादिष्ट भोजनों की सुगंध दूर से आने लग जाती है और अपन क्या कहते हैं, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है। अपने नाक तक जो गंध पहुंची है किसके माध्यम से पहुंची है, वो विसरण के माध्यम से पहुंची है। गंध का बने जो ज्ञान किया है वो क्या है, ये विसरण है। इसीलिए अपन को तो ये ध्यान रखना है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, इनके अणुओं का या आयनों का अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर
प्रवाहित होने की जो दर है उसे अपन क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब तक उसकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, जब तक अणुओं का प्रसार नहीं होगा। जैसे अपन देखते हैं कोई जंतु मर जाता है, जैसे ही जंतु मरता है 1-2 दिन तक उसमें से बदबू नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे बैक्टीरियाओं की संख्या बढ़ जाती है और वो बैक्टीरिया बढ़ के क्या करते हैं, उसमें सड़न उत्पन्न करते हैं। और जैसे सड़न उत्पन्न करते हैं तो कुछ दिनों बाद में वहां से दुर्गंध आना प्रारंभ हो जाता है। तो ये भी क्या है, विसरण है। इसीलिए अपन को जो विसरण है, सबसे पहले विसरण की अपन परिभाषा देखते हैं, और विसरण की जो परिभाषा अपन देखते हैं उसी बाद में उसका एग्जाम्पल भी अपन देखते हैं। किसी ठोस, द्रव या गैस के अणुओं या आयनों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रसारित होने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। यहाँ किसी भी माध्यम की कोई झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपन ये कह सकते हैं कि अपने पास कोई भी ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, कोई भी पदार्थ हो, उनका अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रसारित होना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। आपने एक नाम और सुना होगा, कहीं आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर झिल्ली के द्वारा भी तो प्रसारित होता है, झिल्ली के द्वारा भी प्रसारित होता है, लेकिन वो भी आगे पढ़ेंगे, उसको अपन पढ़ते हैं परासरण। यहाँ पे दिमाग में आ जाता है, कई बार आता है कुछ चीज अपन को दिमाग में रहती है तो सर झिल्ली के द्वारा होता है, इसमें तो ऐसा नहीं होता है। विसरण में अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, जबकि परासरण जो क्रिया पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, उस ऑस्मोसिस में जो अणु होते हैं ना, ये अणु अर्धपारगम झिल्ली से ही एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर प्रसारित होंगे। तो वह क्या पढ़ेंगे अपन, वहां परासरण पढ़ेंगे। इसलिए आपके दिमाग में आ रहा हो तो मैं आपको पहले बता दूं कि विसरण में अणुओं का एक सांद्रता से दूसरे सांद्रता की ओर प्रसारण होता है या गमन होता है। इसको अपन क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। राइट, आज का ये आपकी परिभाषा है। पॉइंट डालेगा विसरण, डिफ्यूजन। पॉइंट डालने के बाद में आपको परिभाषा लिखनी है, और परिभाषा लिखने के बाद में मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता देता हूं, उस एक्सपेरिमेंट को अपन करते हैं। यहां तक लिखिएगा। एक्सपेरिमेंट प्रयोग। ये जलपात हो गया।
ये जल हो गया, ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हो गए। ठीक, ये मैंने आपको दो डायग्राम बनाए। सबसे पहले एक जलपात्र लेते हैं, उस जलपात्र में अपन पानी भर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक जलपात्र लेते हैं, बीकर लेते हैं, उस बीकर में अपन क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं। जैसे अपन पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद में उसमें अपन थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको आपने नाम सुना भी होगा, लाल दवा जो अपन पानी में डालते हैं पानी को शुद्धिकरण करने के लिए, कीड़ों मारने के लिए, उसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल अपन उसमें डाल देते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये अपने थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दिए। कुछ समय बाद देखते हैं कि ये पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है ना, इसके जो अणु होते हैं ना, ये सोते ही पानी में घुल जाते हैं और पूरे पानी में क्या होता है, ये फैल जाते हैं। तो इन जो क्रिस्टल अणु हैं, इन क्रिस्टल अणुओं का पानी में घुलना और पूरे पानी में जो फैलने की जो क्रिया होती है ना, इसे अपन क्या कहते हैं, विसरण क्रिया कहते हैं। ये क्या कहलाती है, ये विसरण क्रिया कहलाती है। इसी को विसरण कहते हैं कि अणुओं का अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रसारित होना या फैलना या गमन करना, ये क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो विसरण का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में अपन को डायग्राम बनाना है और उसमें लिखना है। चाहे पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद में डायग्राम बना लीजिएगा। लिखना क्या है, सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं तथा इसमें जल भर देते हैं। इसके पश्चात KMnO4 के क्रिस्टल डाल देती है। ये क्रिस्टल जल में घुलने लगते हैं, एवं कुछ समय पश्चात इनके अणु पूरे जल में फैल जाते हैं। अर्थात KMnO4 के
अणुओं का प्रसार सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से होता है। इसलिए इनके अणु संपूर्ण जल में समान रूप से फैल जाते हैं। ये प्रोसेस क्या होता है? ये विसरण होता है। चाहे तो पहले ये लिख लीजिएगा, बाद में डायग्राम बना लीजिएगा, चाहे डायग्राम बना लो, नीचे लिख लो। बात एक ही है, तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम नीचे डायग्राम बना लीजिएगा। क्या लिखा है पहले देखो, वही चीज लिखी है। सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में जल भर देते हैं। सबसे पहले बीकर लिया, इस बीकर में क्या कर दिया? जल भर दिया। इसके पश्चात इसमें KMnO4 के क्रिस्टल अपन डाल देते हैं। इसके पश्चात इसमें KMnO4 के क्रिस्टल डाल देते हैं। ये क्रिस्टल जल में घुलने लगते हैं एवं कुछ समय पश्चात इनके अणु पूरे जल में फैल जाते हैं। अर्थात KMnO4 के जो अणु हैं, इनका प्रसार सभी दिशाओं में होता है, इसलिए ये संपूर्ण जल में आसानी से फैल जाते हैं। ये आपने एक्सपेरिमेंट लिखा है, जिसके दोनों डायग्राम नीचे बनाने हैं। ये काम एक्सपेरिमेंट में करना है, यहाँ तक कीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, विसरण के उदाहरण। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको लिखा देता हूं। अभी भी अपने देखा है KMnO4 का जल में घुलना। ऊर्जागण से धूप बत्ती की खुशबू का फैलना। अंधेरे कमरे में प्रकाश का फैलना। अंधेरे कमरे में प्रकाश का फैलना। स्वादिष्ट भोजन की खुशबू का नाक से ज्ञान होना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जनरली कोई एग्जांपल एक याद रख लीजिएगा, एक दो एग्जांपल याद रख लो। बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल होते हैं, इसलिए अपन को नॉर्मल जो एग्जांपल्स हैं दो चार मैंने वो लिखा दिए हैं। ये जो सब चीज होती है ना, ये सब किसमें संपन्न होती है? ये सब विसरण में संपन्न होती है। ये परिभाषा हुई, एक्सपेरिमेंट हुआ, इसके बाद में एग्जांपल्स हुए। अब जो डिफ्यूजन है
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज या विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ तक नोट कीजिएगा। विशेषताएं या गुण। इनमें अणुओं का प्रसार, इनमें अणु या आयनों का प्रसार सभी दिशाओं में समान रूप से हो सकता है। कैसे हो सकता है? अणुओं का प्रसार सभी दिशाओं में समान रूप से हो सकता है। इन अणु या आयनों की गतिशीलता के लिए गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब इनके जो अणु होते हैं ना, ये अणु किसके द्वारा? गतिज ऊर्जा के द्वारा ये गति दर्शाते हैं। अणु या आयनों की विसरण दर अलग अलग होती है। जो अणु या आयन होते हैं, ये अणु आयन अलग अलग दर से विसरित होते हैं। किसी तंत्र में पदार्थों का विसरण दूसरे पदार्थ को प्रभावित किए बिना, किसी तंत्र में पदार्थों का विसरण दूसरे पदार्थ को प्रभावित किए बिना सामान्य रूप से होता है। मतलब इसमें ये जरूरी नहीं है कि एक जिस पदार्थ का विसरण हो रहा है वो दूसरे पदार्थ से प्रभावित हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। और ऐसा आवश्यक नहीं होने से इसलिए जो पदार्थों का जो इस प्रकार का जो विसरण होता है ना, इसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र विसरण कहते हैं। ये पॉइंट्स यहाँ तक नोट कीजिएगा। और यहाँ तक नोट करने के बाद में इसी में आगे अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखाते हैं। इन्हीं विशेषताओं में आगे इसी में आगे नोट डाल के लिखिएगा। स्वतंत्र विसरण
स्वतंत्र विसरण। इसमें क्या लिखना है? किसी तंत्र में उपस्थित विभिन्न पदार्थों का विसरण अन्य पदार्थों को प्रभावित किए बिना स्वयं की सांद्रता पर निर्भर करता है स्वतंत्र विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वतंत्र विसरण कहलाता है। जनरली मैं आपको बता दूं, जैसे कोई रिक्ति का होती है, भुआ होती है, इस स्वतंत्र विसरण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अपने पास ये कोई सेल है, ये कोई रिक्ति का है, भुआ हो गई, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होती है? CO2 भी होती है, और इसमें क्या प्रेजेंट होती है? O2 भी होती है। तो ये इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये जो O2 है ना, ये O2 इस CO2 पे डिपेंड नहीं करेगा, और ये CO2 इस O2 पे डिपेंड नहीं करेगी। इसलिए CO2 का मार्ग विपरीत दिशा में होता है और O2 का मार्ग विपरीत दिशा में होता है। इसलिए इन दोनों का जो गमन होता है ना, इन दोनों का गमन विपरीत दिशा में हो सकता है। इस प्रकार O2 और CO2 का विपरीत दिशा में जो गमन होने की प्रोसेसिंग होती है ना, इसे अपन क्या कहते हैं? स्वतंत्र विसरण कहते हैं। किसी भी तंत्र में जो विभिन्न पदार्थ होते हैं, इनका अन्य पदार्थों को प्रभावित किए बिना स्वयं की सांद्रता से, क्योंकि O2 की सांद्रता और CO2 की सांद्रता दोनों की सांद्रता अलग अलग होती है, और स्वयं की सांद्रताओं के आधार पर ही O2 का परिवहन होता है और CO2 का परिवहन होता है। इसीलिए O2 और CO2 का परिवहन स्वयं की सांद्रता के आधार पर विपरीत दिशा की ओर होता है। इसे अपन क्या कहते हैं? इसे ही अपन क्या कहते हैं? स्वतंत्र विसरण कहते हैं। इसलिए आपको दिमाग में कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्र मतलब क्या होता है? जो अणु या आयन होते हैं स्वयं की सांद्रता के आधार पर जो विसरण क्रिया दर्शाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? स्वतंत्र विसरण कहते हैं। ये अपन को क्या कहलाता है? ये स्वतंत्र विसरण कहलाता है। एग्जाम्पल देख लो इसका। इसके एग्जाम्पल में क्या लिखना है अपन को? पात्रों में O2 व CO2 या जलवाष्प, O2 CO2 या जो जलवाष्प होता है, ये जलवाष्प का विसरण एक दूसरे को बिना प्रभावित किए स्वयं की सांद्रता के आधार पर स्वतंत्र विसरण दर्शाते हैं। मैंने आपसे भी कहा था कि इसमें ना यहाँ पे O2 और CO2 है, और O2 और CO2 की सांद्रता अलग अलग होती है ना, इसलिए O2 और CO2 का जो सांद्रता के कारण इनका जो परिवहन होता है ना, वो विपरीत दिशा में होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र विसरण कहते हैं।
कई बार पूछ लेता अपन से अलग से 1 नंबर में कि स्वतंत्र विसरण क्या होता है। तो स्वतंत्र विसरण में अपन को क्या कहनी है कि स्वतंत्र विसरण में ये कहना है कि जो पदार्थ होता है ना वो दूसरे पदार्थ को बिना प्रभावित किए अपनी स्वयं की सांद्रता के आधार पर जो विसरण क्रिया दर्शाता है उसे अपन क्या कहते हैं, स्वतंत्र विसरण कहते हैं। ये तो क्या हुआ, स्वतंत्र विसरण हुआ और ये इसका एग्जाम्पल हुआ। क्या पढ़ा, सबसे पहले विसरण पढ़ा, विसरण की परिभाषा पढ़ी, परिभाषा के बाद में एग्जाम्पल, परिभाषा के बाद में एक्सपेरिमेंट पढ़ा केमनाफर वाला, एक्सपेरिमेंट के बाद में एग्जाम्पल पढ़े, एग्जाम्पल के बाद में प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसकी विशेषताएं पढ़ी, विशेषता के बाद में अपन ने विशेषताओं पढ़ा था स्वतंत्र विसरण और स्वतंत्र विसरण का एग्जाम्पल। ये आज यहाँ तक हो गया। अब इसका जो अगला पॉइंट आता है वो आता है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। पॉइंट डाले, यहाँ तक नोट कीजिएगा। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 तापमान, टेम्परेचर। चलिए इसमें विसरण क्रिया को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 पॉइंट डालेंगे इसमें तापमान। विसरण की दर होती है ना, ये तापमान के समानुपाती होती है। क्या होती है, विसरण की दर होती है ये तापमान के समानुपाती होती है। यदि तापमान बढ़ेंगे तो तापमान बढ़ने के साथ साथ विसरण की दर बढ़ती है। इसमें लिखेंगे जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है ताप बढ़ने के साथ साथ विसरण की दर भी बढ़ती जाती है। ये आपको नीचे एक लाइन लिखनी है। क्या लिखना है, ताप बढ़ने के साथ साथ विसरण दर भी बढ़ती है। ये आपको देखना है कि जैसे जैसे अपन ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने के साथ साथ विसरण दर भी क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है। इसलिए जैसे अपन ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर इनकी जो विसरण की क्रिया होती है ये अधिक होती है। इसका मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। जब अपन नींबू पानी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब हम नींबू पानी बनाते हैं और नींबू पानी में अपन क्या किया, एक ग्लास लिया और इस ग्लास में अपन ठंडे पानी को डालते हैं। कैसा डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं। और ठंडे पानी में क्या डालते हैं, इसमें अपन ने शक्कर डाल दी। क्या डाल दी, शक्कर डाल दी। जब पानी ठंडा रहेगा और पानी ठंडे में अपन शक्कर को घोलेंगे ना तो वो काफी देरी से घुलती है। और यदि उसी मात्रा में जल लिया जाए और उसी मात्रा में शक्कर ली जाए, लेकिन दूसरे जो ग्लास होता है इसमें अपन ने क्या किया, जो पानी है ना ये पानी कैसा है, ये गर्म पानी है और यहाँ से क्या लिया अपन ने, शक्कर ली। तो जो गर्म पानी वाली जो शक्कर होती है ना वो ठंडे पानी की तुलना में जल्दी घुलती है। सुना मैंने क्या कहा है, जब अपन नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी बनाने के दौरान आप 2 ग्लास लीजिए। एक ग्लास में अपन ठंडा पानी लेते हैं और दूसरे ग्लास में अपन गर्म पानी लेते हैं। पानी की मात्रा समान है और उसमें समान मात्रा में शक्कर डाल देते हैं दोनों में। इसके पश्चात गिलास में डाली गई शक्कर को घोला जाता है। जो ठंडे पानी की शक्कर है वो गर्म पानी की तुलना में देरी से घुलती है। इसका मतलब कि गर्म पानी है उसमें टेम्परेचर ज्यादा है और टेम्परेचर ज्यादा होते विसरण की दर भी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है और इसलिए चीनी होती है वो सरलता से गर्म पानी में आसानी से पिघल जाती है। इसीलिए गर्म पानी में विसरण की दर
ठंडे पानी की तुलना में ज्यादा होती है। और इसीलिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी लेकर के चीनी को घोल के उसके बाद में ठंडे पानी में नींबू पानी बनाया जाता है। ये क्रिया कहलाती है, ये इफेक्ट कहलाता है टेम्परेचर। क्या कहलाता है? ये टेम्परेचर, ताप का प्रभाव कहलाता है। दूसरा पॉइंट आता है अपने पास डेंसिटी, घनत्व। देखो क्या लिखा है मैंने, विसरण की दर होती है ना, ये घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की दर घनत्व के, ये घनत्व हो गया डी, डेंसिटी हो गई, ये क्या होगा इसका वर्गमूल हो गया, 1 है, इसका मतलब क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। जब ये नीचे होता है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जब ये सामने चिन्ह होता है तो ये समानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो ये चिन्ह है और ये आमने सामने है, जब तो क्या होगा ये समानुपाती होगा। क्या होता है? ये समानुपाती होगा। और यदि इस समानुपाती के बाद में यदि ऐसा कोई लिखा है, नीचे कुछ लिखा है बटे में आओ, तो ये क्या होता है? ये 1 है, तो कैसा हो जाएगा? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए क्या कहेंगे, विसरण की दर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये किसने भी थी? ये जो ग्राम है, वैज्ञानिक ग्राम के विसरण का जो नियम है, ग्राम के विसरण के नियम के अनुसार ये क्या कहलाता है? ये अपने पास डेंसिटी कहलाती है। इसको अपन घनत्व का इफेक्ट कहते हैं। लिख लो, इसमें लिखा देता हूं, एक बार लिख लीजिएगा। लिखो इसमें, क्या लिखोगे इसमें लिखो विसरण की दर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अणुओं का आकार बढ़ने के साथ साथ, अणुओं का आकार बढ़ने के साथ साथ विसरण दर घटती जाती है। अर्थात बड़े अणुओं में विसरण दर कम व छोटे अणुओं में विसरण दर ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। ये कहलाता है अपने पास दूसरा इफेक्ट कहलाता है घनत्व। क्या कहलाता है? घनत्व। ये यहां तक लिखिएगा। फिर नंबर 3 डालेगा दाब। दाब ये भी ताप के समान, जैसे जैसे दाब बढ़ाया जाता है, दाब बढ़ाने के साथ साथ विसरण की दर भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे अपन दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे विसरण दर बढ़ती जाती है।
और लास्ट आता है माध्यम। सघन माध्यम में विसरण दर धीमी व विरल माध्यम में विसरण दर अधिक होती है। ये क्या कहलाते हैं अपने पास, ये प्रभावित करने वाले कारक कितने पड़े। नंबर 1 टेम्परेचर किसके समानुपाती होता है, विसरण की दर के ताप समानुपाती होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है वैसे वैसे विसरण दर बढ़ती जाती है। नंबर 2 आता है घनत्व। घनत्व क्या होता है, विसरण की दर होती है घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जल के अणुओं का आकार जितना ज्यादा होएगा, जिन अणुओं का आकार जितना ज्यादा होएगा उनकी विसरण दर उतनी कम होएगी, और जिन अणुओं का आकार जितना छोटा होएगा उनकी विसरण दर उतनी ज्यादा होगी। इसलिए जो छोटे अणु जितने पतले होंगे वो चीज जल्दी घुलेगी, और जो चीज जितनी ज्यादा मोटी होगी वो क्या होगी, उतनी देर से घुलेगी। तीसरा आता है दाब। दाब में क्या है, दाब किसी भी समानुपाती, जैसे जैसे दाब बढ़ाया जाता है विसरण की दर बढ़ती जाती है। और लास्ट आता है माध्यम। सघन माध्यम होता है अधिक गहरा। जैसे मान लो अपन एक तो पानी लें और एक अपन क्या ले, शहद लें, तो शहद तो किसका काम करेगा, विरल का काम करेगा। शहद होएगा वो तो किसका काम करेगा, सघन का काम करेगा। और जो पानी है वो किसका काम करेगा, विरल का है। यदि किसी चीज को अपन शहद में घोलें और पानी में घोलें तो पानी में घुलने की दर ज्यादा होगी, शहद में घुलने की दर कम होगी। इसीलिए जो सघन माध्यम है वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है, और विरल माध्यम तुलनात्मक कैसा होगा, पतला होगा। तो पतले में जल्दी घुलेगा, गाढ़े में देरी से घुलेगा। तो ये कहलाते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। और लास्ट पॉइंट आता है इसका महत्व। लास्ट पॉइंट आता है विसरण का महत्व। कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक ये, विसरण का महत्व। विसरण के महत्व में क्या लिखना है कि जो प्रकाश संश्लेषण और शोषण होता है, इसमें लिखो जल्दी। प्रकाश संश्लेषण व शोषण के दौरान वायुमंडल से O2 व CO2 का विनिमय विसरण द्वारा होता है। आत्मों में भोजन का परिवहन खाद्य पदार्थों परिवहन विसरण द्वारा होता है। हार्मोन का परिवहन विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन का वितरण किसके द्वारा होता है, परासरण व अंतःचूषण भी विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अंतःचूषण होता है। परासरण अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये भी किसके द्वारा होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण, निष्क्रिय जल अवशोषण भी विसरण द्वारा होता है। खनिज लवणों का अवशोषण भी
विसरण द्वारा होता है। ये विसरण टॉपिक कंप्लीट हो गया। पॉइंट उतार लीजिएगा इनको और नोट करने के बाद में कल की क्लास पढ़ेंगे परासरण।